सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे न्यू पार्ट के अंदर। अभी तक मैंने जो कवर किया है आपके साथ सिलेबस, उसके अंदर हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने वीडियो को अपलोड किया था, मैंने आपको पूरा बेंट रूल पढ़ा दिया, ड्रैगोज रूल पढ़ा दिया, हाइब्रिडाइजेशन के हर एक्सपेक्ट को कवर करवा दिया जहां पर आपके क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। इसी सीरीज के अंदर जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट। तो आइए डाइपोल मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। एन एटम हैविंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। एन एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल अट्रैक्ट shared paired electron more towards itself, resulting separation of charges in the molecule called polar molecule। ऐसा कोई भी मोलिक्यूल जिनके अंदर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, मीन्स दैट कोई एक एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई एक एटम आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ चार्जेस देखने को मिलते हैं। सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से आपका क्या क्रिएट हो जाता है? पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है और वो मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है? पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ लिया है। द एक्सटेंट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन हुआ है या कोई मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर है, कितने डिग्री तक पोलर है, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डाइपोल मूवमेंट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डाइपोल मूवमेंट से। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है? क्लोरीन। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 के आसपास होती है, जबकि क्लोरीन की कितनी होती है? 3.5 के आसपास होती है। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इट मींस दैट जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ है, तो वो क्लोरीन क्या करेगा? अपनी साइड इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे, डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। डाइपोल मूवमेंट क्या है? प्रोडक्ट है किसका? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। किसी भी अगर चार्ज की मल्टीप्लाई अगर आप उसकी बॉन्ड लेंथ से कर देते हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उससे कर देते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ पर जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब चार्ज चाहे आपका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको एक चार्ज लेना है, बस साइन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है। मैंने सेम एग्जांपल लिया है HCl का। म्यू को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डाइपोल मूवमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? म्यू से। क्यू को चार्ज से और डी को किससे करते हैं? डिस्टेंस से। तो ये हमारे डाइपोल मूवमेंट का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। आइए नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम अपना। डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच डिपेंड अपॉन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, इट मींस दैट अगर मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है A और B, और B जो एटम है आपका वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम लोग अपना डाइपोल मूवमेंट का साइन कैसे बनाते हैं? इसको डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसकी हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट की, किसकी बात करते हैं? यूनिट की। तो अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डीबाई। क्या बोलते हैं इसको? डीबाई इसकी क्या है? यूनिट है। आइए एक बार यूनिट कन्वर्जन को और देख लेते हैं। 1 डीबाई के अंदर 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर होते हैं। ESU इसकी CGS में यूनिट, आपने दो तरीके की यूनिट पढ़ रखी है, एक CGS यूनिट और एक स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो जो 1 डीबाई है वो 10⁻⁻18 ESU आपका क्या है? सेंटीमीटर है। और एक डीबाई को हम लोग 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम्ब मीटर से भी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग कूलाम्ब को निकालना सीख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब चार्ज होता है।
तो इसकी अगर ESU यूनिट में लिखूं तो 4.8 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻10 ESU हमारा आ जाएगा। तो मैंने इसको इसी से ही मल्टीप्लाई करके क्या निकाला है, निकाल दिया। आपको दोनों यूनिट ध्यान में रखनी है। जर्नली कभी भी इस पे से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमेशा केमिस्ट्री के अंदर डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं, कंपैरिजन के थ्रू निकालते हैं। मतलब आपको वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं तो ऑर्डर लगाने के लिए पूछता है, बताना कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब देखते हैं बॉन्ड मूवमेंट क्या होता है। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड मूवमेंट। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी बॉन्ड का, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, यहाँ पर कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, यहाँ पर कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। एक बॉन्ड के लिए एक ही डाइपोल मूवमेंट होगा और एक ही बॉन्ड मूवमेंट होगा। बट अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा आपके बॉन्ड बन रहे हैं तो जो उसका डाइपोल मूवमेंट निकल कर आएगा वो सबके लिए अलग अलग होगा। इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ और होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ और होगा। इन सबको मिला के जो आपका रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बॉन्ड मूवमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बॉन्ड मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड मूवमेंट। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। इस पे से कई बार एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, हमें पता होना चाहिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का कोई भी एक डाइपोल मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, किसी का इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दो वेक्टर के बीच में वाले एंगल को बनने वाले को क्या कहते हैं, थीटा। तो हमें क्या निकालना पड़ता है, म्यू रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। म्यू रिजल्टेंट के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ये आपको वैल्यू ध्यान में होनी चाहिए। कई बार डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो म्यू रिजल्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, cos थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। थीटा एक एंगल है दो वेक्टर के बीच में बनने वाला, दो डाइपोल मूवमेंट के बीच में बनने वाला। थीटा जितना ज्यादा होगा उतना cos थीटा कम होगा। ठीक है, ये वैल्यू तो हम लोग मैथ्स में भी सीखते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट 0 आता है तो वो मॉलिक्यूल कैसा कहलाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा कहलाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर किसी का डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं आता है तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, पोलर मॉलिक्यूल। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर है तो इससे आप क्या समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जैसे कि BeCl2। BeCl2 नाम का आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये है BeCl2। इनके बॉन्ड के बीच में दो एटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ये बॉन्ड तो पोलर है बट ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर है। बॉन्ड की पोलैरिटी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से बताते हैं, और जबकि मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को हम लोग डाइपोल मोमेंट से बताते हैं। ये कतई जरूरी नहीं है कि अगर कोई बॉन्ड पोलर होगा तो वो मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, BeCl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बट जो दोनों इसके बॉन्ड है वो सारे के सारे कैसे हैं, पोलर हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है। किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड करते हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को हम लोग डाइपोल मूवमेंट से डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली ये हमारी थ्योरी थी जो कि डाइपोल के रिगार्डिंग थी। आइए कुछ हम लोग इसके बारे में एग्जांपल पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग डाइपोल मूवमेंट किसी का निकाल कैसे सकते हैं। बेसिकली अब मैं आपको डाइपोल मूवमेंट निकालना सिखाऊंगी कि आप लोग हर एक का कैसे निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी। वेस्पर थ्योरी के बिहाफ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए। ठीक है, आइए इन एग्जांपल को देखते हैं और अपने डाइपोल मूवमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने सेम क्राइटेरिया रखा है। पहले मैंने बॉन्ड पेयर 2 लिए, फिर 3 लिए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और हर किसी के अंदर लोन पेयर को मैंने क्या किया, वेरी किया, और फिर मैंने अपने क्या निकाला, डाइपोल मूवमेंट निकाला। तो मैंने फर्स्ट केस ले लिया, मेरा अगर बॉन्ड पेयर 2 है, अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर मेरा 0 है तो मेरा एग्जाम्पल क्या है, BeCl2। देखना भाई, मैं इस एग्जाम्पल को आपको करके दिखा रही हूँ। मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, बेरिलियम, ये मेरे पास क्या है, क्लोरीन, और ये मेरे पास क्या है, क्लोरीन। ये मेरे पास है क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो आपका ये बॉन्ड
डाइपोल मूवमेंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, मतलब एक क्लोरीन इसको यहाँ पे खींच रहा है, दूसरा क्लोरीन इसको यहाँ पे खींच रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों 180 डिग्री पे लाई करते हैं, तो इसका म्यू रिजल्टेंट निकल कर क्या आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। इसका म्यू रिजल्टेंट क्या निकल कर आ जाएगा, इसका म्यू रिजल्टेंट 0 निकल कर आ जाएगा। आइए अब हम लोग SO2 को देख लेते हैं। ये मेरे पास सेंट्रल में सल्फर है, यहाँ पर मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, और ये मेरे पास एक लोन पेयर है, ये मेरे पास एक लोन पेयर है। इसका कुछ रिजल्टेंट यहाँ पर निकल कर आएगा और इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर निकल कर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मूवमेंट का साइन कहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन की तरफ। और लोन पेयर जो है, ठीक है, और आपका जो ये लोन पेयर है और जो सल्फर है, ये भी क्या है, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लोन पेयर। तो ये सारे के सारे देख रहे हो कुछ ना कुछ निकलकर टोटल जो हमारा वो नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, टोटल जो हमारा वेक्टर निकल कर आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जिसका म्यू 0 नहीं आता है उसे क्या कहते हैं, पोलर, और जिसका म्यू 0 आ जाता है उसे क्या कहते हैं, नॉन पोलर। क्या कह देते हैं, नॉन पोलर। आइए इसको और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। H2O, देखना ये मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है, H है, और यहाँ पर भी क्या है, H है, और 2 मेरे पास क्या है, लोन पेयर हैं, 2 क्या हैं, लोन पेयर हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये अपना रिजल्टेंट ऐसे दिखाएगा, ये अपना वेक्टर ऐसे दिखाएगा, और यहाँ पर आपके क्या है, लोन पेयर ज्यादा है, तो इसलिए तो ये टोटल आपका कहां पर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, टोटल आपका कहां पर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी कैसा होगा, म्यू नॉट इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, और इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा आ जाएगा, नॉन पोलर। कैसा आ जाएगा, नॉन पोलर। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं HCF2 की, यहाँ पर आपका क्या है, जिनोन है, और आपको यहाँ पर क्या लगाने हैं, लोन पेयर लगाने हैं। 3 लोन पेयर आपके निकल के आएंगे, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, और ये भी लोन पेयर, ठीक है, ये भी लोन पेयर। अगर आप देख सकते हैं तो ये लोन पेयर अपनी साइड खींच रहा है, ये लोन पेयर अपनी साइड खींच रहा है, और ये लोन पेयर अपनी साइड खींच रहा है, और ये अपनी साइड खींच रहा है, और ये अपनी साइड। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एरो का साइन किसके साइड आएगा, फ्लोरीन की साइड। ये कहां पर आएगा, फ्लोरीन की साइड, और ये किसकी साइड आएगा, लोन पेयर की साइड, ठीक। तो अगर आप मॉलिक्यूल को देखेंगे, ये तीनों के तीनों जो लोन पेयर आपके वो 120 डिग्री पर है, और फ्लोरीन 180 डिग्री पर है, तो इनके सारे के सारे जो आपके वेक्टर्स हैं, डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो इस वजह से जो ये मॉलिक्यूल निकल कर आता है वो हमारा नॉन पोलर निकल कर आता है। कैसा निकल कर आता है, नॉन पोलर। इसका मतलब इसका जो म्यू होता है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। होपफुली आपको क्लियर होगा, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, एक चीज मैंने यहाँ पर गलत कर दी है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लोन पेयर होते हैं इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये साइन आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आपका साइन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे म्यू रिजल्टेंट क्या रहेगा आपका, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। आइए अब हम इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर 3 है तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखना BF3 होगा, क्या होगा, BF3। आइए एक बार इसको एक फॉर्मूले से निकाल के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है BF3 का। पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये मैंने क्या बनाया, बोरोन, ये मैंने क्या बनाया, फ्लोरीन, ये मैंने क्या बनाया, फ्लोरीन, और ये भी क्या बनाया, फ्लोरीन। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्या होंगे, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होंगे। आइए देखते हैं, हम एक इसको फॉर्मूले के थ्रू भी समझ लेते हैं। मैंने आपको म्यू रिजल्टेंट लिखवाना बताया था, μ1 का स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर, 2 μ1 μ2 cos थीटा। जैसे कि मैंने बोरोन का मॉलिक्यूल लिया है BFF। अब आप देख सकते हैं फ्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वेक्टर का साइन कहाँ पर आएगा, बोरोन फ्लोरीन की तरफ आएगा। ये भी कहाँ पर आएगा, फ्लोरीन की तरफ, और ये भी कहाँ पर आएगा, फ्लोरीन की तरफ। और ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं, μ1 दे रखे हैं। देखना भाई, μ1 का स्क्वायर प्लस में μ1 का स्क्वायर प्लस में 2 μ1, फिर से क्या आ जाएगा आपका 2 μ1 का स्क्वायर, क्योंकि μ1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा,
ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 2μ1 का स्क्वायर प्लस में 2μ1 का स्क्वायर (1/2). इस 2 से ये 2 कट गया, तो इस 2μ1 के स्क्वायर में से अगर μ1 का स्क्वायर बच जाता है तो आपका μ1 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे अगर आप रिजल्टेंट को निकालेंगे तो आपको कैसे लिखना होगा, इसमें μ1 का स्क्वायर और साथ में अंडर रूट, तो जो आपका म्यू रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, μ1। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, μ1। देखना, ये भी μ1 था, ये भी μ1 था, ये भी μ1 था, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल कर आया वो भी क्या आ गया, μ1। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो इस वजह से इसका जो म्यू निकल कर आ जाता है वो क्या निकल कर आ जाता है, 0। और ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। कैसा है, नॉन पोलर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर बात करते हैं अमोनिया की, ये देखो भाई, अमोनिया है, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लोन पेयर ऊपर की साइड, ये भी ऊपर की साइड, ये भी ऊपर की साइड, और ये भी। तो रिजल्टेंट आपका जो नेट रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो कुछ ऊपर की साइड निकल कर आएगा, जिसकी वजह से जो आपका म्यू आएगा वो नॉट इक्वल टू 0, और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। अगर मैं बात करती हूँ ClF3 की, क्लोरीन है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, ठीक है, ये अपने इस साइड देंगे, ये इस साइड देंगे, ये इस साइड देगा, ये इस साइड देगा, ये इस साइड। अगर यहाँ पर भी आपका लोन पेयर होता तब तो ये कट जाते, बट यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है, सेम लोन पेयर प्रेजेंट ना होने की वजह से इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट निकल कर आता है। तो इसलिए जो आपका म्यू रिजल्टेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, पोलर। कैसा होगा, पोलर। कैसा होगा, पोलर। तो आप इस तरीके से निकाल के देख सकते हैं। तो हम लोग बॉन्ड पेयर के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आपको दोनों केस बता दिए, बॉन्ड पेयर 2-2 वाला भी केस बता दिया, बॉन्ड पेयर 3 वाला भी बता दिया। अब मैं बॉन्ड पेयर 4 वाले के बारे में आपको बता रही हूँ। देखते हैं, एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आपकी परफेक्ट ज्योमेट्री है, तो इसका जो म्यू निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 0। और मॉलिक्यूल कैसा होगा हमारा, नॉन पोलर। कैसा होगा, नॉन पोलर, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ SF4 की, इसकी बात करती हूँ SF4 की, हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर है। क्या है, एक लोन पेयर है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, 2, एक F, एक F, एक F, एक F, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये लोन पेयर है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, और ये भी क्या है, ज्यादा है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा हमारा, पोलर। कैसा होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। कैसा होगा, पोलर। अगर हम लोग बात करते हैं XeFe4 की, XeFe4 की, तो देखना ये कैसा होगा। ये आपके पास जिनोन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, और ये क्या होगा आपका ऐसा, ये इसको नीचे की साइड खींचेगा, ये इसको ऊपर की साइड खींचेगा, ये यहाँ पर खींचेगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। तो टोटल मॉलिक्यूल हमारा कैसा निकल कर आएगा यहाँ पर, नॉन पोलर। कैसा आएगा, म्यू आपका कैसा आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, और मॉलिक्यूल कैसा आ जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 केसेस के बारे में बता दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बताया, और हमने फिर क्या किया, उसके एग्जांपल को डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो पर अपना सपोर्ट ऐसे दिखाइए। मैं यहाँ पर आपकी पूरी एनसीईआरटी को कवर करवा रही हूँ बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर, और बहुत अच्छे नोट्स के साथ, जहाँ पर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है।
ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।